इक्विलिब्रियम। अपन ने मान लिया कि इसमें से अल्फ़ा डिसोशिएट हो गया, अल्फ़ा क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया, तो ये कितना बचा 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है भाई, तो ये कितना फॉर्म होगा, अल्फ़ा ही फॉर्म होगा, क्योंकि इसका एक से इसका एक बनता है, इसका एक से इसका भी क्या बनता है, एक बनता है। जब इसमें से अल्फ़ा डिसोशिएट हो रहा है तो ये कितना बन रहा है, अल्फ़ा बनेगा, ये भी कितना बनेगा, अल्फ़ा बनेगा। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है भाई, ओके। अब ये तो बात होगी नॉर्मली, अब अपने को कंसंट्रेशन चेक करनी है। ठीक है, तो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो हमने कहा कंसंट्रेशन मान लो C है, कंसंट्रेशन क्या है, C। तो अब इसमें से कितना जा रहा है, C अल्फ़ा जा रहा है, C में से कितना चला गया, C अल्फ़ा चला गया, तो ये कितना बनेगा, ये भी C अल्फ़ा बनेगा और ये भी क्या बनेगा, C अल्फ़ा बनेगा। जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C है। ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम पे उसमें से मान लिया अपने कि C अल्फ़ा चला गई, जो कंसंट्रेशन है वो कितनी चली गई, C अल्फ़ा चली गई, तो कितनी बची रिमेनिंग, कितनी बची, C माइनस C अल्फ़ा। तो जब इसमें से C अल्फ़ा जा रही है तो ये कितनी बनेगी, C अल्फ़ा, ये भी कितनी बनेगी, C अल्फ़ा। अगर आप वॉल्यूम की बात करते हो, वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम, ठीक है भाई, आप अगर वॉल्यूम की बात करते हो तो आपको पता है वॉल्यूम क्या होती है, देखो कंसंट्रेशन क्या होती है, N/V। ठीक, कंसंट्रेशन क्या होती है, N/V। अगर आप N की बात करते हो, सॉरी वॉल्यूम नहीं, अपन कंसंट्रेशन को वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो अगर N = 1 हो, 1 मोल हो, तो क्या करोगे, C = 1/V आप लिखोगे। ठीक, तो क्या लिखोगे आप, देखो यहाँ पे इधर लिख दो, अल्फ़ा/V लिख सकते हैं क्या इसको, अल्फ़ा/V, इसको क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा/V। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, बोलो बोलो बोलो, C को मन ले लो, 1 माइनस अल्फ़ा बचेगा, C को क्या लिखोगे, 1/V। ठीक है, तो ये लिख दिया आपने 1/V, 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ध्यान रखना ये जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है ये किस पे बेस है, ये बेस है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन आपने पढ़ रखा होगा, सक्रिय द्रव्यमान का नियम या फिर द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। ठीक है, उसी के ऊपर बेस है। तो उस लॉ के अनुसार ये क्या कहोगे आप, ये आपका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K। तो अगर आप उसको इस K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है, ये K आप इसको K इक्विलिब्रियम कह सकते हो, K अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये A+B- ओवर AB आपने किया। A+ की कंसंट्रेशन क्या है, C अल्फ़ा डॉट, B- की क्या है, C अल्फ़ा ओवर AB की कितनी है, C माइनस C अल्फ़ा। क्या करोगे, क्या करोगे बोलो, K इक्विलिब्रियम = यहाँ से C² अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन नीचे क्या कॉमन आ जाएगा, C कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस अल्फ़ा बच जाएगा, C से C मरा, बोलो क्या आएगा, K इक्विलिब्रियम = आ जाएगा आपके पास α² C ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। बोलो भाई ये रिलेशन आपको समझ में आ गया क्या, अगर ये आ गया तो आपका काम बन गया, इम्पोर्टेंट है भाई, क्या है, इम्पोर्टेंट ये है। ठीक, ओके। अब अगर अपने उसको वॉल्यूम के टर्म में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, K इक्विलिब्रियम = देखो एक तो ऐसे डायरेक्ट लिख दो, C को क्या लिखना है आपको, तो 1/V लिखना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो K इक्विलिब्रियम = α² ओवर 1 माइनस अल्फ़ा 1/V। ठीक है, डायरेक्ट भी। अब देखो प्रूफ करके ले कहते हैं इसको, A+ को क्या लिखोगे, α/V, α/V डॉट α/V अपॉन AB को क्या लिखोगे, 1 माइनस α/V, ऊपर क्या हो जाएगा
ऊपर हो जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर नीचे आ जाएगा इनटू ये आपका वी ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा 1 माइनस अल्फ़ा, एक वी से एक वी मरा, क्या आ गया ऊपर बचा अल्फ़ा स्क्वायर, नीचे क्या बचा वी 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, आपको इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जहाँ सी दिखे वहाँ पे क्या लिख दिया करो 1/v लिख दिया करो। ठीक है, ओके। तो अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होती है, बहुत कम टूटते हैं। क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% टूट जाते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% नहीं टूटते। तो हम क्या लिखते हैं, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, जो अल्फ़ा है, ठीक है, जो आपका अल्फ़ा है वो बहुत बहुत कम होता है किससे, 1 से। ठीक है, अल्फ़ा बहुत कम होता है 1 से, भाई 1 से तो बहुत ही कम डिसोशिएट होगा जो आपका है। देन 1 माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, इसको इक्वेशन 1 कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर सी। भाई आपने 1 माइनस अल्फ़ा क्या कर दिया, 1 लिख दिया, अल्फ़ा स्क्वायर सी। अब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है यहाँ से, तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू आप जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम ओवर सी। आपको ओनली अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा भाई, के इक्विलिब्रियम ओवर सी। ये लो, बस काम हो गया आपका। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछी थी, हमने निकाल दी। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, अल्फ़ा इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम ओवर सी की पावर 1/2। अगर हम इसको वॉल्यूम के टर्म में लिखना है, अगर हम इसको वॉल्यूम के टर्म में लिखना है तो सी को क्या लिखोगे, 1/v। तो v कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट के इक्विलिब्रियम इंटू वी। ठीक है भाई, ये लो, ये आपका बन गया रिलेशन आ गया किस किस के बीच में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वॉल्यूम के। ठीक है, जो आपका अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, वो प्रोपोर्शनल है किसके, वी के, वॉल्यूम के। वॉल्यूम जितनी ज़्यादा होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक भाई, ये आपका रिलेशन आ गया कहाँ से। अब देखो कई बार क्या होता है, वो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लेता है, अल्फ़ा पूछ लेता है, आपको कंसंट्रेशन दे देता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा, और कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है भाई, कई बार क्या देगा कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो बहुत ही कम डिसोशिएट नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे इसको क्या करना, नेग्लिजिबल नहीं करोगे भाई। ठीक है, वो कह देगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ज़्यादा वीक नहीं है, तो आपको इसको नेगलेक्ट नहीं करना, इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है। अब जो अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, वो देख लो आप। अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है भाई, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया था, आपको आराम से कैलकुलेट कर लेना वहाँ से, अल्फ़ा कैलकुलेट करके और फिर देखना। ठीक है, ये आता है लैम्डा एम ओवर लैम्डा इनफाइनाइट एम, या फिर लैम्डा ई क्यू ओवर लैम्डा इनफाइनाइट ई क्यू। ये तो आपके नॉर्मल मोलर कंडक्टेंस है, और ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये तो अपन कहाँ से निकालते थे, कोलराउस लॉ से। और ये अपन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, K/C गुणा जार। वहाँ पे C को आप किस में लोगे, मोलरता में। C को किस में लोगे, मोलरता में। तो दोनों का रेशियो क्या होता है, अल्फ़ा होता है। तो ठीक है, वो आपको वहाँ से भी देगा,
वो वैल्यू देगा आपको, इन दोनों की वैल्यू देगा, नहीं देगा तो निकलवा लेगा आपको दोनों की वैल्यू, आपसे दोनों की वैल्यू निकलवा लेगा। फिर क्या निकलवा लेगा आपको, अल्फ़ा की वैल्यू वहाँ से निकलवा लेगा। अगले की इच्छा, अगर अगले की इच्छा हुई तो वो कुछ भी निकलवा सकता है आपको यहाँ से, ठीक है, कुछ भी वो आपको यहाँ से निकलवा सकता है। कंपटीशन एग्जाम में बता रहा हूँ मैं, ये आपका ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है यहाँ पे ख़त्म होता है। अब अपनी जो अगली हेडिंग है वो है डेबाई-हक्कल-ओनसेंगर इक्वेशन। डेबाई-हक्कल-ओनसेंगर इक्वेशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एज इट इज़ फर्स्ट ग्रेड में वो आया था उसका क्वेश्चन, एज इट इज़। एक तो यहाँ से आ गया, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से आ गया, और दूसरा ही क्वेश्चन अगले चैप्टर अगले पार्ट से आ गया, ठीक है। दूसरा ही इसका जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आ गया, अगले पार्ट से आ गया। तो जो भी आप पढ़ रहे हो सब कुछ इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। डेबाई-हक्कल-ओनसेंगर इक्वेशन, डेबाई-हक्कल-ओनसेंगर इक्वेशन, ओके जी। देखो क्या होती है डेबाई-हक्कल-ओनसेंगर इक्वेशन, क्या होती है, ध्यान रखना। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान रखना भाई। अब इस इक्वेशन को समझने से पहले, इस इक्वेशन को समझने से पहले अपने को एक टर्म्स पढ़नी है, अपने को कुछ टर्म्स पढ़नी है। पहली टर्म्स आ रही है आयनिक स्फीयर, आयनिक स्फीयर, जिसको आप आयनिक परिमंडल कहते हो। क्या कहते हो, आयनिक परिमंडल अपन इसको कहते हैं, ठीक है। एक मिनट, तो देखो आयनिक परिमंडल क्या होता है, ये कहा जाता है कि जो आपने विलयन लिया है, विद्युत अपघट्य का एक विलयन आपने जो लिया है, उसमें क्या होता है, जो विद्युत अपघट्य का विलयन आपने लिया है उसमें क्या होता है, ऊष्मीय टक्करें होती है। क्या होता है, आयनों के बीच में ऊष्मीय टक्करें होती है, ठीक है भाई। आयनों के बीच में क्या होता है, ऊष्मीय टक्करें होती है, और उन ऊष्मीय टक्करों के कारण क्या होगा, जो थर्मल कोलिजन होंगे, ऊष्मीय टक्करें जो होंगी, जो थर्मल कोलिजन होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, जो ईच आयन होता है, कोई भी आयन, प्रत्येक आयन अपने से विपरीत आयन से घिर कर, ठीक है, प्रत्येक आयन अपने से विपरीत आयन से घिर कर एक सममित गोले का निर्माण कर लेता है। क्या कर लेता है, एक सममित गोले का निर्माण कर लेता है, जिसे क्या कहते हो आप, जिसे कहते हो आयनिक स्फीयर, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, आयनिक स्फीयर, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे आपके थर्मल कोलिजन्स होंगे, उससे क्या होगा, जो ईच आयन है वो अपोजिट चार्ज आयन से क्या होगा, सराउंडेड हो जाएगा और एक सिमेट्रिक एनवायरनमेंट का निर्माण करेगा। उस सिमेट्रिक एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं, आयनिक स्फीयर कहते हैं। जैसे देखो, ये लो, या फिर आप कह सकते हो ये लो, ठीक है। ये क्या है आपके, ये हैं आपके आयनिक स्फीयर, ठीक है। और ये जो है आयनिक स्फीयर हैं, ये सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में ये जो आयनिक स्फीयर होता है, ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। लेकिन जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो ये आयनिक जो स्फीयर है आपका, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है भाई, ध्यान रखना।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में ये जो आयनिक स्फीयर होते हैं ये क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। लेकिन जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेबल कर दोगे ये आयनिक स्फीयर क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। बनते कैसे हैं, थर्मल कोलिजन्स बिटवीन आयंस। ठीक है, जो सॉल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का उसमें आयंस के बीच में क्या होगी, थर्मल कोलिजन्स होगी। और थर्मल कोलिजन्स की वजह से क्या बनेंगे, थर्मल कोलिजन्स की वजह से क्या होगा, एक जो आयन है वो अपने से अपोजिट चार्ज आयन से क्या बन जाएगा, घिर जाएगा और एक सिमेट्रिक एनवायरनमेंट का निर्माण करेगा। उस सिमेट्रिक एनवायरनमेंट को क्या कहते हो आप, आयनिक स्फीयर अपन कहते हैं। तो अब यहाँ पे अपने को ऑन-सेंगर इक्वेशन को समझने के लिए एक तो अपने समझ लिया क्या, आयनिक स्फीयर। और यहाँ पे दो इफेक्ट और आते हैं। ठीक है, दो इफेक्ट और आते हैं। पहला तो है एसिमेट्रिक इफेक्ट, एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक इफेक्ट, और दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इसको रिलैक्सेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहोगे, हिंदी में इसको कहोगे असमित प्रभाव या फिर शिथिलन प्रभाव, असमित प्रभाव या फिर शिथिलन प्रभाव। इसको तो इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव, इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव भी कहते हैं इसको तो। ठीक है, ठीक है, ओके। सबसे पहला समझो, सबसे पहला आप समझो एसिमेट्रिक इफेक्ट और रिलैक्सेशन। इफेक्ट क्या होता है, देखो रे, समझना ध्यान से। आपने क्या किया, आपने एक आयनिक स्फीयर ले रखा है। ठीक है, आपने एक आयनिक स्फीयर ले रखा है और इसके दोनों तरफ क्या लगा रखे हैं अपन ने, इलेक्ट्रोड अपन ने लगा रखे हैं। ये क्या है अपने इलेक्ट्रोड्स, ये क्या है इलेक्ट्रोड्स, या फिर आप ये कह दो यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसलिए ये क्या है, सिमेट्रिक एनवायरनमेंट, या फिर आप इसको कहते हो सिमेट्रिक आयनिक स्फीयर। लेकिन जैसे आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो जो अपोजिट चार्ज आयंस हैं वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, मूव करेंगे। जैसे ये जो एनायंस हैं वो तो इस तरफ मूव करेंगे और ये जो कैटायन है वो उस इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, होगा क्या, समझो। आप एक भीड़ में खड़े हो, ठीक है, आपको चारों तरफ से किसी ने घेर रखा है। ठीक, आप बीचों बीच खड़े हो। अब जैसे ही मान लो क्या कुछ आ गया, डराने वाली कोई चीज़ आ गई, ठीक है, तो आप भागोगे, कोई इधर भागेगा कोई इधर भागेगा, तो आप भागोगे उधर और बाकी लोग भागेंगे इधर। तो आप क्या उतने तेज़ी से भाग पाओगे क्या, बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। क्यों नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रिटार्डेशन आ जाएगा उसकी स्पीड में। ये जो यहाँ पे भीड़ भाड़ हो रही है, इस भीड़ भाड़ की वजह से ये जो चार्ज आयंस हैं अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से ये जो आयंस हैं इनको जिस स्पीड से इलेक्ट्रोड की ओर जाना चाहिए उस स्पीड से इलेक्ट्रोड की ओर नहीं जा पाते। अगर आयंस की स्पीड कम हो जाएगी, अगर आयंस की स्पीड कम हो जाएगी तो बताओ जो कंडक्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। कंडक्टेंस क्या होती है, जितने ज़्यादा आयंस मूव करेंगे, जितनी फास्टली मूव करेंगे, कंडक्टेंस उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस इफेक्ट की वजह से देखो क्या हो रहा है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया,
जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या हुआ, ऐसा कुछ एनवायरनमेंट आ गया। ठीक है, एसिमेट्रिक एनवायरनमेंट। ये कहा जाता है जो आपका सममित आयनिक परिमंडल होता है, अगर उसमें अपन इलेक्ट्रोड लगा के या फिर विद्युत धारा को जैसे अपन एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड लगा के जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करते हैं, तो जो आयनिक पाप का स्फीयर था वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, एसिमेट्रिक हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें जो आपके अपोजिट चार्ज आयंस हैं वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं, जिससे आपका जो आयनिक स्फीयर है वो क्या हो जाता है, एसिमेट्रिक हो जाता है। देखो इस टाइप से हो जाता है, बिखर जाता है ये। ठीक है, ये आयनिक जो सिमेट्रिक आयनिक स्फीयर था ये क्या हो जाता है, बिखर जाता है, जिससे इस वजह से इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, एसिमेट्रिक इफेक्ट। क्या कहा जाता है, एसिमेट्रिक इफेक्ट। समझ में आ गया क्यों, पहले सिमेट्रिक था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया क्या बन गया, एसिमेट्रिक बन गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक इफेक्ट अपन इसको कहते हैं। आया समझ में इतना, वेरी गुड। अगर समझ में आया है तो देखो ये कहा जाता है कि इस इफेक्ट के रिजल्टेंट ऑफ दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट के परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो आयंस हैं उनकी स्पीड में रिटार्डेशन आ जाएगा, उनकी स्पीड में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। समझ में आया क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये जो कुछ इधर भग रहे हैं, कुछ इधर भग रहे हैं, कुछ इधर भग रहे हैं, अपोजिट चार्ज आयंस एक दूसरे के विपरीत दिशा में भग रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से एक दूसरे की स्पीड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वजह से एक दूसरे की स्पीड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और स्पीड को कम कर देंगे, इस वजह से इनकी जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ स्पीड कम हो रही है, आयंस की स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो आयंस रिलैक्स हो जाएंगे क्या, एक तो आयन तेज़ी से भग रहा हो और एक उसी आयन की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाए, तो आयन क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। इस वजह से इस इफेक्ट को क्या कहते हो, रिलैक्सेशन इफेक्ट भी अपने इसको कहते हैं। और इस इफेक्ट की वजह से जो कंडक्टेंस है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है, ध्यान रखना। एसिमेट्रिक इफेक्ट या फिर रिलैक्सेशन इफेक्ट की वजह से कंडक्टेंस क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, अब जो डेबायकल और ओनसेंगर थे, इन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि इस इफेक्ट की वजह से जो कंडक्टेंस है उसमें कितना डिक्रीमेंट आ रहा है, कंडक्टेंस में कितना डिक्रीमेंट आ रहा है। तो उनके लिए उन्होंने एक टर्म अप्लाई की थी, बी लैम्डा इनफाइनाइट। ठीक है, इस इफेक्ट के लिए कौन सी टर्म एप्लीकेबल के लिए उन्होंने अप्लाई की, बी लैम्डा इनफाइनाइट, और इसकी जो वैल्यू उन्होंने कही वो है 8.20 इंटू 10⁵ ओवर ई टी की पावर 3/2। ध्यान रखना, ई टी की पावर 3/2। कुछ बुक्स इसको डी भी लिखती है भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो आप चाहो डी लिखो, आप चाहो ई लिखो, एप्सिलॉन टाइप का ई, ये वाला ई नहीं लिखना आपको, ये वाला ई नहीं लिखना, कौन सा लिखना है, ये वाला एप्सिलॉन वाला ई लिखना है आपको। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया। ये जो टर्म है बी लैम्डा इनफाइनाइट, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल है, एसिमेट्रिक इफेक्ट के लिए या फिर रिलैक्सेशन इफेक्ट के लिए ये एप्लीकेबल है। दूसरा जो है आपका, अब इसको तो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, दूसरा जो आपका इफेक्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ठीक है भाई, समझना। ये ऐसे बोलता है कि जैसे आपने आयनिक स्फीयर को सॉल्यूशन में डाला, जैसे आपने आयनिक स्फीयर को किस में डाला, सॉल्यूशन में डाला, तो जो आयनिक स्फीयर है वो सॉल्वेटेड हो जाएगा। आयनिक स्फीयर क्या हो जाएगा, सॉल्वेटेड, मतलब नेगेटिव चार्ज आयन है उसके ऊपर भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर भी क्या चिपक जाएंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। जैसे आपने इस सिमेट्रिक आयनिक स्फीयर को सॉल्यूशन में रखा तो सारा आयनिक स्फीयर कैसा हो जाएगा, सॉल्वेटेड हो जाएगा। ठीक, अब बड़ा हो जाएगा, उसके ऊपर क्या चिपक जाएंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे। अब जैसे ही आपने उस सिमेट्रिक सॉल्वेटेड
आयनिक स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो अब क्या होगा, जो सोलवेंट की जो धारा है, जो विलायक की धारा है, विलायक की धारा समझ गए, इन आयनों जैसे वाले ये तो फ्री आयन थे, अब सोलवेटेड आयन मूव करेंगे। अब क्या करेंगे, सोलवेटेड आयन मूव करेंगे, तो अब आयन बड़े हो गई और बड़े आयन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो दोनों में क्या होगा, दोनों में क्या होगा, क्या होगा रे, घर्षण होगा क्या, ठीक है, दोनों में क्या होगा, घर्षण होगा, जिसकी वजह से उनकी स्पीड में रिटार्डेशन आ जाएगा, उनकी स्पीड में क्या आ जाएगा, रिटार्डेशन आ जाएगा। अरे सोलवेंट की एक धारा इधर बह रही है और दूसरी धारा इधर बह रही है, जो आयनों को लेके जा रही है, ठीक है, जिसमें सोलवेटेड आयन्स हैं, तो सोलवेटेड आयन्स की एक लाइन तो इधर जा रही है, दूसरी लाइन इधर आ रही है। अब सोलवेटेड आयन्स मोटे होते हैं, तो जब वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को घर्षित करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकी जो स्पीड है उसमें कमी आ जाएगी, और स्पीड में कमी आ गई तो कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ भी क्या होगी, कंडक्टेंस, यहाँ भी इस इफेक्ट की वजह से भी क्या होती है, कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। अब उन्होंने ये बताया, डेबाई और क्लोनसिंगर ने बताया कि जो कंडक्टेंस में डिक्रीमेंट आ रहा है उसको हम ए रूट सी कहते हैं। कंडक्टेंस में जो डिक्रीमेंट आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ए रूट सी, और वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 8.24 ओवर ई टी की पावर 1/2 डॉट नीटा। ठीक है भाई, ध्यान रखना, इस टर्म के इक्वल होता है ये वाला इफेक्ट, ए रूट सी इज इक्वल टू 8.24 ई टी की पावर 1/2 नीटा। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो डेबाई क्लोनसिंगर इक्वेशन होती है, डेबाई हक्कल ऑनसिंगर जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस का ए प्लस बी लैम्डा इनफाइनाइट रूट सी। रूट सी को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो बात वही आ जाएगी, ये वाला ही आ जाएगा। ठीक है, ये होती है आपकी इक्वेशन, याद रखना भाई अच्छे से। आप चाहते हैं यहाँ पे लैम्डा एम कह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत उसमें आपको नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया क्या? ये दो कोलराउस इक्वेशन अपने पास क्या थी, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट एम माइनस का बी रूट सी। ये क्या थी आपके पास, कोलराउस इक्वेशन थी। और ये कौन सी इक्वेशन है, ये है डेबाई हक्कल ऑनसिंगर इक्वेशन है। ठीक है, तो आप चाहो तो इस पूरे को बी मान सकते हो, इस पूरे को क्या मान सकते हो, बी मान सकते हो, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को तो कोलराउस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलना है, उसके डेबाई हक्कल ऑनसिंगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलना है। तो आप वैल्यू पुट करोगे, लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट एम माइनस, अब देखो क्या होगा, ए की वैल्यू क्या आ रही है 8.24 अपॉन ई टी की पावर 1/2 इंटू नीटा प्लस 8.20 इंटू 10 ऑफ द पावर 5 ई टी की पावर 3/2 और लास्ट में क्या आ गया, रूट सी। ये लो भाई, ख़त्म, क्या ख़त्म। RPSC फर्स्ट ग्रेड 2020 एज इट इज़ पूछा था। बोलो डेबाई हक्कल ऑनसिंगर इक्वेशन कौन सी है, 4 ऑप्शन दिए थे, आपको पहचानना था। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आया था वहाँ पे। एक मैंने आपको बताया था, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन आई थी, तो उसने इक्वेशन लिख दी और बोला ये इक्वेशन कौन सी है पहचानो। पहला ही ऑप्शन था गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझो और फिर इसको आप उतार लो। ठीक है भाई, समझो और उतारो, समझो और उतारो। ओके, समझ लेते हैं यहाँ पे कौन क्या है। जो नीटा है, नीटा क्या है, विस्कोसिटी। नीटा क्या है, विस्कोसिटी। एप्सिलॉन क्या है, डाई इलेक्ट्रिक
कोएफिशिएंट, एप्सिलॉन क्या है, डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट, और ए एंड बी क्या है, ये तो क्या है, कांस्टेंट है। ए और बी देखो वैल्यू पुट कर दिया अपने, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। हाँ, एक बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ये पूछा गया है कि जो ऑन-सेंगर इक्वेशन है, जो ऑन-सेंगर इक्वेशन है उसमें जो फर्स्ट वाली टर्म है और जो सेकंड वाली टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, या फिर ओनली ए और बी की वैल्यू भी पूछी है उसने कि ए और बी की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है। हाँ, ये भी पूछा है कि फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, तो बोलो फर्स्ट टर्म तो किसको रिप्रेजेंट करती है, उसको, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को, और सेकंड टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, देखो फर्स्ट टर्म तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को, और सेकंड टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपके एसिमेट्रिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये क्वेश्चन भी एक बार आरपीएस में पूछा गया, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद में कुछ है ही नहीं। रूट सी क्या है आप समझते हो, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। रूट सी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक। टी आएगा आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये हो गई आपकी डेबाई-हैकेल ऑन-सेंगर इक्वेशन। दो इफेक्ट के बेस है। पहला इफेक्ट है कौन सा, पहला इफेक्ट है एसिमेट्रिक इफेक्ट या फिर रिलैक्सेशन इफेक्ट। दूसरा कौन सा था, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अच्छे से आप दोनों को मैंने समझा दिया है और ये भी बता दिया है कि कंडक्टेंस में जो डिक्रीमेंट आ रहा है वो इसकी वजह से कितना आ रहा है और इसकी वजह से कितना आ रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, चलो तो फिर बढ़िया है, ठीक है। मिटा दो इनको, लो भाई। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और अपना जो अगला मेथड है, आगे अपन पढ़ने वाले जो हैं, बस एक मिनट बस। एल्फा का फॉर्मूला तो आप ध्यान रखोगे भाई, क्या होता था एल्फा का फॉर्मूला, क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, चलो तो फिर एल्फा इक्वल टू अपन ने बताया था लैम्डा एम ओवर लैम्डा इनफाइनाइट एम। क्या बताया था, लैम्डा एम ओवर लैम्डा इनफाइनाइट एम। अब अपन लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है, वो भी बहुत ही ईजी है भाई, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, चालकता मितीय अनुमापन, चालकता मितीय अनुमापन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है भाई। देखो क्या होता है इसमें, समझना ध्यान से। अनुमापन तो हमने कभी किया है 11वीं 12वीं में, टाइट्रेशन की है ना, KMnO4 की, बेस की, ऐसे वाली। ये तो आपका एक स्टैंड है, ऐसे मैंने ठीक ठाक बनाया, जो भी देख लेना आप इसको। ठीक है, ये बीकर ले रखा है और इस बीकर में मैंने क्या भर रखा है, एसिड भर रखा है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं टाइट्रेट। और इधर मैंने क्या ले रखी है, ब्यूरेट ले रखी है एक, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी है
एक ब्यूरेट है ये, ठीक है, ब्यूरेट। और इसमें अपन बढ़ते हैं बेस। क्या बढ़ते हैं? बेस। मतलब इसको टाइट्रेंट कहते हैं, टाइट्रेंट इसको अपन कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं इसको? टाइट्रेंट अपन इसको कहते हैं। और देखो अब हमने क्या किया, यहाँ से ड्रॉप वाइज गिरता रहता है, ठीक है। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड इसमें डिप किया और इस इलेक्ट्रोड को कंडक्टोमीटर, ये क्या है? कंडक्टोमीटर, ठीक है। ये आपका एक इलेक्ट्रोड था, ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रोड था एक, और उस इलेक्ट्रोड को इसमें आपने डिप किया और ये कंडक्टोमीटर में आपने यहाँ पे रीडिंग नोट कर ली। ऐसे, ठीक है, आपने क्या कर ली? रीडिंग नोट कर ली। ठीक भाई, ये आपका स्टैंड है, क्या आपका स्टैंड है। तो ये डायग्राम आपको थोड़ा समझना है। जो अपन टाइट्रेशन पढ़ते हैं उसके लिए डायग्राम को समझना ज़रूरी होता है। जो ब्यूरेट अपन लेते हैं, उसमें तो अपन क्या लेते हैं? बेस लेते हैं, बेस, क्षार लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? क्षार। और क्षार उसको जो ब्यूरेट में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? टाइट्रेंट बोला जाता है। और जो बीकर में लिया जाता है, ये क्या है आपका? बीकर। ये क्या है? बीकर, ठीक। बीकर में जो लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? टाइट्रेट उसको कहा जाता है, याद रखना आप। और बीकर में हमेशा क्या लोगे आप? एसिड लोगे। बीकर में क्या लोगे? एसिड लोगे। और उसमें क्या लेना है? उसमें क्या लेना आपको? बेस लेना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब क्या करते हैं अपन, सबसे पहले तो एसिड आप ले रहे हो, उस समय आपने टाइट्रेशन चालू नहीं की, उस टाइम पे अपन ने क्या किया? इसमें इलेक्ट्रोड डिप किया और यहाँ पे कंडक्टेंस नोट कर ली। क्या किया? इलेक्ट्रोड डिप किया और कंडक्टेंस नोट कर ली, ठीक है भाई। डायरेक्ट ही आपने एसिड के सॉल्यूशन में क्या किया? इलेक्ट्रोड को डिप किया और कंडक्टेंस नोट कर ली। वेरी गुड, कॉपी में आपने लिख ली। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया। सेकंड एक्सपेरिमेंट आपने क्या किया? इसको खोला, किसको? इस वॉल्व को, और 2-4 ड्रॉप इसमें किसके डाल दी? जैसे मान लो आपने 10 ml डाल दिया। क्या डाल दिया? 10 ml इसमें NaOH डाल दिया, फिक्स अमाउंट डाला है। फिर आपने फिर से इसको बंद कर दिया और फिर आपने फिर से इलेक्ट्रोड डाला और कंडक्टेंस चेक की, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिख दिया। फिर आपने इसको खोला, 10 ml डाला, फिर इलेक्ट्रोड डाला, फिर कंडक्टेंस चेक के लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कर दिया। तो ऐसे 8-10 एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं, एक बार नहीं बार बार ये एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं। फिर अपन क्या करते हैं? एक कर्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कर्व अपन बनाते हैं, चालकता। क्या बनाते हैं अपन? इधर तो लिखते हैं कंडक्टेंस, इधर लिखते हैं कंडक्टेंस, और इधर क्या लिखते हो? वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। देखो भाई, इससे पहले अपन ने एक कर्व बनाया था, मोलर कंडक्टेंस वर्सेज स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन बनाया था। क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ऐसा बना था और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा बना था। तो एक बार एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में, फर्स्ट के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि ये जो अपन कर्व बनाते हैं ऐसे वाला, ठीक है, वो किस किस के बीच में बनाते हैं? मोलर कंडक्टेंस वर्सेज कोलराउस इक्वेशन से बना था क्या अपन ने? क्या थी? लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट m माइनस का b रूट c, तो वहीं से तो बनाया था। तो ये कहा जाता है कोलराउस इक्वेशन से जो आप ग्राफ बनाते हो किस किस के बीच में बनाते हो? मोलर कंडक्टेंस वर्सेज स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में अपन वो कर्व बनाते हैं। तो आपको यहाँ जो टाइट्रेशन अपन पढ़ रहे हैं उसमें क्या करना है? ये जो कर्व बनाना है ये किस किस के बीच में बनाना है? कंडक्टेंस और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, मतलब बेस का जो वॉल्यूम ले रहे हो आप, NaOH का जो वॉल्यूम ले रहे हो उसके बीच में आपको क्या बनाना है? कर्व बनाना है, ठीक है। अब ये जो कंडक्टेंस है वो अपने को 4 प्रकार से पढ़नी है। पहली है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज
स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरी है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज वीक बेस। तीसरी है वीक एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और चौथी है आपकी वीक एसिड वर्सेज वीक बेस। ये चार अपने को क्या पढ़नी है, टाइट्रेशंस पढ़नी है, इनके कर्व अपने को पढ़ने हैं। मैं केवल समझा रहा हूँ अच्छे से, अगर समझ में आ गया थ्योरी आप खुद लिख सकते हो, समझना भाई। पहले मैं समझा रहा हूँ आपको। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस, समझना भाई। फॉर एग्जांपल आप लोगे HCl वर्सेज NaOH, समझ में आ रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस, समझना भाई। SASB का मतलब क्या है, WAWB का मतलब समझना, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे आप, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, यहाँ क्या लिखोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज वीक बेस। यहाँ क्या लिखोगे, वीक एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वर्सेज वीक बेस। तो पहला एग्जाम्पल भी आपको याद होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वीक के एग्जाम्पल भी क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, आपने क्या किया, इसमें किसमें, बीकर में HCl डाला। क्या डाला, HCl ले रखा है। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, 100% वो वियोजित हो जाते हैं। तो जैसे ही आपने उनमें डाला तो कंडक्टेंस आपको मैक्सिमम दिखी, क्योंकि वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें आयंस की संख्या क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, जो कंडक्टेंस है वो किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यहाँ खेल किसका है, आयंस का है। जितने ज़्यादा आयंस होंगे कंडक्टेंस उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आयंस जितना छोटा होगा तेज़ी से मूव करेगा, और जितना तेज़ी से मूव करेगा कंडक्टेंस उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जैसे आपने इसमें HCl डाल के जैसे इलेक्ट्रोड डाला तो कंडक्टेंस आपको मैक्सिमम दिखी। ठीक है, ये तो काम हो गया। बिफोर टाइट्रेशन ये काम हो रहा है, बिफोर टाइट्रेशन ये काम हो रहा है। समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। बिफोर टाइट्रेशन, ठीक, आपने HCl लिया था, वो 100% डिसोशिएट हो गया H+ और Cl- में। तो क्या लिखते हो, कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस मैक्सिमम होगी। ठीक, ड्यूरिंग टाइट्रेशन 3 स्टेप है भाई। एक तो अनुमापन से पहले, एक अनुमापन के दौरान, एक अनुमापन के बाद। तो अनुमापन से पहले तो अपने को हमेशा यही काम करना है, जो भी आपने एसिड लिया है उसमें इलेक्ट्रोड डालना है, कंडक्टेंस नोट करनी है। अब क्या किया आपने, खोला वाल को, 10 ml या 10 बूंद किसकी डाल दी आपने, NaOH की डाल दी। फिर कंडक्टेंस चेक करी, तो जब आपने कंडक्टेंस चेक करी तो देखा, देखो क्या हुआ, कौन था, HCl था, उसमें आपने क्या मिला दिया, NaOH मिला दिया। मिला है क्या बनेगा, NaCl + H2O बनेगा। क्या बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप ये एक चीज़ देखो कि जो पहले H+ था, अब उसकी जगह किसने ले ली, Na+ ने ले ली। H+ की जगह किसने ले ली, Na+ ने ले ली। तो आप ये कहोगे, देखो इस सॉल्यूशन में अब जो सॉल्यूशन था उसमें H+ घटते जा रहे हैं क्या, जैसे जैसे आप NaOH मिला रहे हो, इसमें से H+ घटते जा रहे हैं और OH- भी घटते जा रहे हैं। तो क्या होगा, कंडक्टेंस क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, चालकता घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि विलयन में H+ अणु की संख्या घट रही है, इस वजह से चालकता क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी। बैठा दिमाग में। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि स्मॉलर आयन, H+ क्या है, स्मॉलर आयन इज रिप्लेस बाई लार्जर आयन। HCl में जो छोटा आयन था वो किससे, बड़े आयन से रिप्लेस हो गया।
ठीक है, छोटा एन किससे रिप्लेस हो गया, बड़े एन से रिप्लेस हो गया, तो आयन बड़ा आ जाएगा तो धीरे चलेगा तो चालकता अपने आप ही क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ड्यूरिंग टाइट्रेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है क्या, ये क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो इसमें से एसिड में से H+ खत्म होता जाता है और बेस में से OH- खत्म होता जाता है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, ड्यूरिंग टाइट्रेशन कंडक्टेंस डिक्रीजेज। समझ में आ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब इस एसिड के सारे H+ आयन इस बेस के सारे OH- आयन से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, जब इस एसिड के सारे H+ आयन इस बेस के सारे OH- आयनों से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, तो वहाँ पे अब रिएक्शन बंद हो जाएगी। मतलब एट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट उदासीकरण बिंदु पे क्या होगा, इसमें जितने H+ थे, एसिड था ना, जितने H+ थे वो सारे के सारे ऊपर जो OH- थे उनसे रिप्लेस हो गए। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो अपन ब्यूरेट में जो टाइट्रेंट अपन लेते हैं ना, इसकी सांद्रता, टाइट्रेंट की सांद्रता इस टाइट्रेट की सांद्रता से 10 गुना ज़्यादा लेते हैं। ध्यान रखना, कंसंट्रेशन ऑफ टाइट्रेंट is 10 times more than concentration of टाइट्रेट। ध्यान रखना, ऐसा क्यों करते हैं अपन ने ऐसा क्यों किया कि जो ब्यूरेट में अपन बेस लेते हैं ना, इसकी सांद्रता 10 गुना ज़्यादा लेते हैं, किसकी सांद्रता से, इस एसिड की सांद्रता से 10 गुना अपन ज़्यादा लेते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो देखो बेस आप बार बार डाल रहे हो इस एसिड में, तो बेस जल्दी से ख़त्म नहीं हो जाए, आपका बेस जल्दी से ख़त्म नहीं हो जाए, आपको कम अमाउंट में डालना पड़े, इसलिए इसकी सांद्रता अपन क्या लेते हैं, 10 गुना ज़्यादा लेते हैं, किसकी सांद्रता से, एसिड की सांद्रता से 10 गुना अपन ज़्यादा लेते हैं। ये आपको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दे दी है। ठीक है, तो एट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या होगा, उदासीनीकरण बिंदु पे जितना H+ में ये HCl एसिड H+ दे सकता था, वो सारे के सारे किससे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इस बेस के OH- से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब इस आपने जो टाइट्रेट लिया था, इसमें और क्या नहीं है, HCl नहीं है। ठीक है, सारा HCl किस में कन्वर्ट हो गया, NaCl में और H2O में। अब आपको कहीं भी H+ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या आ जाएगा, उदासीनीकरण बिंदु आ जाएगा, या आप उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट आप उसको कह दोगे। लेकिन अगर उस पॉइंट के बाद में एट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या होगा, कंडक्टेंस कांस्टेंट, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब क्या हो, अगर आपने फिर से न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद में फिर से क्या कर दिया, बेस ऐड कर दिया, टाइट्रेंट फिर से ऐड कर दिया आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, आगे लिख रहे हैं अपन आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या होगा, आप और क्या करोगे, और OH- ऐड करोगे, ऊपर से और OH- ऐड करोगे। तो आपको पता होना चाहिए अब की बार सॉल्यूशन में क्या बढ़ जाएगा, OH- की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि नीचे तो जो था सब कुछ खत्म हो गया। अब आप बेस ऐड कर रहे हो, बेस का मतलब OH- ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन में क्या बढ़ जाएगा, OH- आयन बढ़ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, ये कहा जाता है जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस ऑफ H+ एंड OH-, ये होती है अप्रोक्स सेम होती है, लगभग बराबर होती है। ध्यान रखना, H+ की वजह से और OH- आयनों की वजह से जो चालकता होती है वो लगभग क्या होती है, बराबर होती है। तो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कंडक्टेंस इंक्रीजेज, कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीजेज ड्यू टू एक्सेस
ऑफ OH माइनस आयन ड्यू टू एक्सिस ऑफ OH माइनस आयन। ठीक, अब ग्राफ बनाते हैं इसके लिए अपन। सबसे पहले आपने इनिशियल में क्या देखा, इनिशियल में आपने क्या देखा कि जैसे HCl था स्ट्रॉन्ग एसिड था, HCl क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपने क्या किया, जैसे उसमें इलेक्ट्रोड डाला आपको कॉन्सेंट्रेशन जो कंडक्टेंस मिली वो मैक्सिमम मिली, यहाँ पे मिल गई मान लो, ठीक है मिल गई। फर्स्ट पॉइंट आपने नोट कर लिया। जब हमने कुछ मिलाया ही नहीं, टाइटेंट मिलाया ही नहीं, उस टाइम पे कंडक्टेंस क्या है मैक्सिमम है। फिर आपने जैसे ही टाइटेंट मिलाया कंडक्टेंस डिक्रीज हो गई क्या, ड्यूरिंग टाइट्रेशन देखो कंडक्टेंस क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि जो H+ था, जो H+ था उसकी जगह कौन आ रहा है Na+ आ रहा है, H+ की जगह क्या आ रहा है Na+ आ रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो, स्मॉलर आयन इज रिप्लेस बाई लार्जर आयन ड्यूरिंग टाइट्रेशन। तो कंडक्टेंस क्या होती है डिक्रीज होती है। तो ये डिक्रीज होते 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 यहाँ आ जाती है। ठीक है, ये आ गया। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब एसिड के सारे H+ आयन किससे रिप्लेस हो जाएंगे, Na+ से रिप्लेस हो जाएंगे। तो क्या होगा, वो आपका आ जाएगा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, जिसको आप इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हो। ठीक है, ये आपका आ गया मान लो इस कंसंट्रेशन पे या फिर इस वॉल्यूम पे सारा का सारा एसिड का H+ क्या हो गया आपका ख़त्म हो गया। फिर इसको क्या कहोगे आप, इसको अपन कहते हैं या तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कर दो इसको, या फिर इसको क्या दो